हेलो जी, नमस्कार। मैं हूँ विनोद कुमार और आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल एग्जाम जी पर। आज हम शुरू करते हैं मैथ्स के एसएससी जीडी 2023 में पूछे गए 4 दिनों की टोटल 16 शिफ्टों के क्वेश्चनों का एनालिसिस, उनका निचोड़ निकालते हैं कि किस शिफ्ट में क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप जो चैनल पे नए हैं, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि एसएससी में जो भी क्वेश्चन पेपर होते हैं उनका हम यहाँ पे एनालिसिस करते हैं वो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। देखते हैं कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रतिशत से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो प्रतिशत से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे गए हैं। प्रॉफिट लॉस और बट्टा, इन दोनों से मिला के 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं लगभग। साधारण ब्याज से 1 क्वेश्चन, चक्रवृद्धि ब्याज से 1 क्वेश्चन, औसत से 1 क्वेश्चन, एलिगेशन मिक्सचर और अनुपात समानुपात से 2 क्वेश्चन, वर्क एंड टाइम यानी कार्य और समय से 1 क्वेश्चन, पाइप और टंकी से कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है। समय चाल दूरी से लगभग 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बोट एंड स्टीम से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। क्षेत्र मिति मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। और सरलीकरण और सिंप्लीफिकेशन जो है हमारा यानी संख्या पद्धति है, इससे सबसे ज्यादा 4 से 5 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे गए हैं। इसके अलावा एलसीएम एचसीएफ से लगभग 1 क्वेश्चन पेपर में आ रहा है। अब एसएससी इसी पैटर्न को फॉलो करती है कि अगले एग्जाम्स में भी कि हर एग्जाम में लगभग यहीं से ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब हम देखते हैं कि जो टोटल क्वेश्चन आ रहे हैं 20, उनमें से किस चैप्टर से मुश्किल और किस चैप्टर से आसान ले रही है। तो ये जो वो चैप्टर हैं लगभग जिनसे एसएससी थोड़ा सा मॉडरेट लेवल कर रही है। तो वर्क एंड टाइम की अगर हम बात करें तो एक ही क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन वो क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट आ रहा है जिसमें टाइम लग रहा है। पाइप टंकी से कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रही है, लेकिन माना जा रहा है कि पाइप एंड टंकी को भी एसएससी ऐड करेगी। यहाँ पे अगर हम बात करें समय चाल दूरी से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, जिनमें से एक एवरेज टाइम का है और दूसरा आपका एवरेज समय, एवरेज चाल, एवरेज स्पीड, और एक आपका ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन है। यानी 2 क्वेश्चन पूछ रही है जिसमें से एक ट्रेन का है और एक एवरेज स्पीड निकालने का है। नाव धारा से अभी तक किसी भी शिफ्ट में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन आगे आने की संभावना है। मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो लगभग लगभग जो है ट्रिकी क्वेश्चन है। यानी आपको अगर थोड़ा उसका ट्रिक के बारे में पता है तो वो इजिली आपको विद इन 2 सेकेंड्स हो जाएगा। अगर आपकी उसकी ट्रिक नहीं जानते हैं तो आप उसमें 2 से 3 मिनट लगा देंगे। अगर आप बात करें जी सिंप्लीफिकेशन और नंबर सिस्टम की, तो सिंप्लीफिकेशन नंबर सिस्टम में टोटल 4 से 5 क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं, उनमें से 2 क्वेश्चन बिल्कुल इजी हैं, लेकिन 3 क्वेश्चन जो है उनमें अच्छे लेवल के पूछे जा रहे हैं। एलसीएम एचसीएफ में अभी तक एक ही पैटर्न के एक ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेकिन इसमें भी क्वेश्चन जो है अलग अलग बनने की संभावना ज्यादा है। तो आज हमने इन्हीं के क्वेश्चनों के आधार पे कुछ क्वेश्चन रखे हैं जो जिनका न्यूमेरिकल डाटा भले ही अलग हो, लेकिन वो क्वेश्चन टाइप वही जो एसएससी ने पूछे हैं। तो देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। एक हर शिफ्ट में यानी 16 की 16 शिफ्ट में डिविजिबिलिटी यानी 9 के भाग के या 7 के या 13 के या 11 के, इन नियमों पे पूछे गए हैं। तो मैं आपसे पहले बता देता हूं कि जो मैं एनालिसिस कर रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपके लिए। आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। 7 का नियम, 9 का नियम, 11 का नियम और 13 का नियम आपको पता होना चाहिए कि कोई भी संख्या 9 से, 7 से, 11 से और 13 से कब भाग होगी। हर शिफ्ट में लगभग एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। अब देखते हैं, मैंने जो क्वेश्चन उठाया है वो 11 का नियम से उठाया है कि भाई एक संख्या आपको दी गई है 2, 3, 5, 7, 1, 0 और x, ये संख्या है। इस संख्या में यहाँ पे लास्ट में एक नंबर दे दिया जी x। वो बोल रहा है जी इसका मान बताओ आपको क्या होगा यदि दी गई संख्या 11 से पूर्णतः भाग होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी संख्या 11 से भाग कब होगी। तो उसमें क्या नियम है जी, 11 का नियम है कि आपको अल्टरनेट नंबर्स जो है ना वो जोड़ने हैं। अल्टरनेट नंबर जी एक छोड़ के एक, तो हमने देखा जी x, उसके बाद आया जी एक, एक के बाद आया जी 5 और 5 के बाद आया जी 2, 7। ठीक है जी, 2, 3, 5, 7, 1, 0 x। तो हम इनको जोड़ते हैं, कितना आ गया जी 1 प्लस 5 6, 6 प्लस 2 8। तो यहाँ होगा जी 8 प्लस x माइनस, यहाँ पे जोड़ो जी इनको, 7 प्लस 3 10 प्लस में 0, यहाँ पे हो गया जी 0। इन दोनों का डिफरेंस यानी इन दोनों का जो डिफरेंस, इन दोनों का जो अंतर है वो या तो 0 आना चाहिए या 11 का कोई गुण जाना चाहिए, यानी 11 की
से भाग होने वाला नंबर होना चाहिए। ठीक है, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि क्या कहा मैंने कि 11 का विभाजकता का नियम क्या कहता है कि कोई भी संख्या 11 से तब भाग होगी जब उसके नंबर्स, कौन से नंबर जी, अल्टरनेट नंबर का अंतर या तो 11 से भाग हो जाए या फिर क्या हो, 0 हो। तो अब देखते हैं जी x की जगह ऐसी कौन सी वैल्यू में रखूं कि यहाँ पे 0 हमें मिले। तो आप बोलोगे जी x की जगह रख दो 2, क्योंकि ये हो गया 8 + 2 10, और 10 - 10 कितना होगा, 0। तो ये आपका क्या हो गया जी, आंसर। तो x की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे, बहुत इजी क्वेश्चन है, 2। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट आप देखिए जी, यदि कोई संख्या 624 से विभाजित की जाती है तो 53 शेषफल देती है। यदि उसी संख्या को 16 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या होगा। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो आपको ज्यादा इस पे दिमाग नहीं देना है, कि आपको ये देखना है जी ये किससे भाग की है जी, 624 से, 624 से, और शेषफल कितना मिल रहा है, 53। अब आपको कितने से भाग देना है, 16 से। अब आप देखो कि जो आपको यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है, यानी जो शेषफल बच रहा है, वो सीधा सीधा 16 से भाग देना है, वहां से आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इजीली लिख दोगे जी 53, और यहाँ पे लिख दोगे जी 16। अब इसको भाग दे दो, 16 तिया 48, यहाँ पे कितना बचा जी, 5। तो ये 5 क्या होगा आपका शेषफल, यानी रिमाइंडर। तो अब यहाँ पे 5 शेषफल किस में, ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो आप बोलोगे जी डी में। तो ये आपका आंसर है। लगभग 7-8 शिफ्टों में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। आप इसमें सिर्फ ये ध्यान दोगे कि इसमें शेषफल कितना बचता है। तो इस क्वेश्चन में शेषफल बच रहा है कितना जी, 53, और उसको आपको जिस नंबर से भाग करने के लिए बोलता है, अब यहाँ पे कितने से भाग करने के लिए बोल रहा है, 16 से भाग करने के लिए बोल रहा है, तो 16 से भाग कर दो इजिली। जो रिमाइंडर बचेगा वो आपका आंसर होगा, जो शेषफल बचेगा वो आपका आंसर होगा। अगले सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चंस हैं जो पेपर में पूछे गए हैं, तो उनको करने से पहले मैं आपको 2-4 चीजें सिखा देता हूँ यहाँ पे, जो आपको सोल्व करने में मदद करेंगी। अगर मैं आपसे कहूँ जी 99 की 99 से मल्टीप्लाई करो, तो आप मुझे बोलोगे जी इनकी गुणा करेंगे ट्रेडिशनल तरीके से तो काफी टाइम लगेगा। मैं आपको जो चीज सिखा रहा हूँ उसको ध्यान देना है। आपको करना क्या है कि ऊपर वाले नंबर में से एक माइनस कर देना, तो आप बोलोगे जी 98। जो नीचे वाले दो नंबर हैं उनको आप ऐसे उठा के रख दोगे 0 और 1। अगर मैं आपसे कहूँ जी 999 की 999 के साथ मल्टीप्लाई करो, तो आप मुझे क्या बताओगे, बोले सर कुछ नहीं करना, ऊपर वाले में से एक माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा जी 998, और नीचे वाले जो है ना वो हो जाएंगे जी 001। ठीक है, इसी प्रकार इसी क्रम में इसी पैटर्न के ऊपर अगर मैं कहूँ जी 9999 की 9999 से गुणा करके बताओ, तो आप बोलोगे जी कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर वाले में से एक माइनस कर देंगे, यानी 9998, और यहाँ पे कितनी हो जाएंगी जी 3 टाइम 0, यानी 3 0, और कितना आ जाएगा जी 1। अगर मैं कहता हूँ जी 5 बार 9 की, यानी 99,999 की 99,999 से गुणा करो, तो आप यहाँ पे गुणा इजिली कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। ये हो जाएगा जी 99998 और 00001, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब ये तो मैंने आपको बताया कि जब दोनों चीजें कॉमन हो, जैसे यहाँ पे 99 की 99 से, यहाँ पे 999 की 999 पे, यहाँ पे अगर हम बात करें तो 9999 की 9999 पे, यहाँ पे हम बात करें तो कितनी आ गई जी 99,999 की 99,999 पे। लेकिन अगर आपको ऐसी मल्टीप्लाई करनी पड़ जाए कि जी 999 यानी 999 की 999 से गुणा करो, तो कोई समस्या नहीं है। जो मैंने सिखाया ना आपको सिर्फ उतना ध्यान रखना है, बाकी चीजें इजीली हो जाएंगी। मैंने ऊपर आपको सिखाया जी 99 की 99 से गुणा, तो आप इसको लिख दोगे जी 99 से 99 से गुणा, यानी जो छोटा है इन दोनों में 99, तो 99 के 99 से गुणा आप लिख दोगे 9801। आपको इस पार्ट में लिखनी है क्योंकि ये दो भागों से बना है। तो अब यहाँ पे होगा जी 9801। अब देखो यहाँ पे जितने नंबर एक्स्ट्रा है इसके अलावा, जो नंबर एक्स्ट्रा है उसको उठा के बीच में रख देना। यहाँ पे कितना बचा जी 9 बीच में रख दिया, ये आपका आंसर है। यानी अगर मैं आपसे कहता हूँ जी 4 बार 9 यानी 9,999 की 99 से गुणा करो तो क्या होगा, तो आप मुझे कहोगे जी कोई दिक्कत नहीं है, मुझे 99 की 99 से गुणा आती है। तो 99 की 99 से गुणा मैंने अभी ऊपर सिखाई है आपको, आप लिखोगे जी 9801। ये जो 9801 है वो इसी फॉर्म में लिखना है आपको, है ना।
अब देखो यहाँ पे इसके अलावा जितने 9 बचते हैं उनको उठा के इसके बीच में रख दो, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अब मैं आपसे कह रहा हूँ जी 9,999 की 999 से गुणा करो। आप इजीली कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। मैंने अभी आपको सिखाया कि जी इनमें जो मिनिमम है यानी 999 मिनिमम है, तो 999 की 999 से गुणा लिख दो। तो अभी आपको ऊपर सिखाया ही था मैंने, आप इसको क्या लिख सकते हो, 998001। अब देखो जो भी बचा है बीच में उस 9 को बीच में इसमें रख दो, ये आपका आंसर होगा। अगर मैं आपसे कहता हूँ जी 5 टाइम 9, 1 2 3 4 यानी 9,999 कि आप 999 से गुणा करो, तो आप इजीली लिख सकते हो। कितना आ जाएगा जी, ये आ जाएगा जी 998 और पीछे लिख देंगे जी 001। बीच में जितने भी नंबर एक्स्ट्रा है उनको उठा के रख दो, ये आपका आंसर है। इतनी बड़ी मल्टीप्लिकेशन पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी आपसे मैं ये जो चीज़ सिखा रहा हूँ ये हर जगह फॉलो होगी, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं जो एसएससी ने अभी जीडी के एग्जाम में सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन पूछे हैं। चलिए जी, पहला क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन, इसको समझेंगे। यहाँ से देखिए, ये दिख रखा है जी 99 रेशियो 1/7, 99 सही 1/7। इसका मतलब होता है भाई क्या, इसका मतलब है कि जी 99 में 99 में 1/7 को जोड़ा है। ठीक है, तो आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हो जी 99 जमा में 1/7। ठीक है, ऐसे ही अगली चीज को लिख सकते हो जी, कैसे कैसे लिखोगे, 99 प्लस में 2/7। ठीक है जी, इसी प्रकार 99 प्लस में 3/7, फिर 99 प्लस में 4/7 और ऐसे ही करते करते ले गए जी 99 प्लस में 6/7। ठीक है, अब एक बात बताओ जी 99 से यहाँ पे कितनी बार जोड़ा गया है, देखो ध्यान से। तो आप बोलोगे जी 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार और 6 बार। तो मैं इस चीज को 6 बार जोड़ दूं या फिर इसकी मल्टीप्लाई कर दूं, बात बराबर है। तो ये हो गया ऐसे, प्लस में कितना बचा जी 1/7, प्लस में 2/7, प्लस में 3/7, प्लस में 4/7, प्लस में 5/7 और प्लस में 6/7। अब मेरी भाई ध्यान से बात सुनना, इस किसके साथ मल्टीप्लाई करो तो कितनी आ जाएगी जी, 9×6 = 54, बीच में उठा कर रख दो 9 को, प्लस में ये देखो नीचे कितना है जी 7, ऊपर वाले नंबर को जोड़ दो सीधा, क्योंकि यहाँ पे हर जो है ना वो अगर बराबर है तो ऊपर वाले नंबर सीधे जुड़ जाएंगे। यहाँ पे सब में नीचे कॉमन कितना है 7, ऊपर वाले सीधे जोड़ दो, 2 और 1 3, 3 6, 4 10, 5 15 और 6 21, तो ऊपर आ गया जी 21। अब इसको काट दो, 7×3 = 21, तो ये कितना आ गया जी 594 प्लस में 3, ये कितना आ गया जी 597, जो आपका क्या होगा आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा जी 597। अब अगला क्वेश्चन देखो भाई, ये अगला क्वेश्चन बहुत आसान सा, अब तो इसको हम चुटकियों में कर देंगे। भाई इसका मतलब तो आपको पता चल ही गया ना, इसका मतलब है जी ये दोनों चीजें जो है ना वो जोड़ में है, ऐसे 999 प्लस में 95/99 है ना। अब ये इसको अंदर लेके जाओगे तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी, तो ये किसको कैसे लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो जी 99 मल्टीप्लाई बाई 999। ठीक है जी, प्लस में 95/99 मल्टीप्लाई बाई 99। ठीक है भाई, अब इसकी गुणा तो मैंने आपको सिखाई है 99 किसके साथ, तो आप बोल दोगे जी ये हो गई 98901 प्लस में कितना कर देंगे 95, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 98956। ये आपका क्या आ जाएगा जी, इसका आंसर आ जाएगा। आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है इसमें, बस आपको पता होना चाहिए जी इसकी गुणा कैसे करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है भाई, इस क्वेश्चन को भी हम ऐसे ही करेंगे जैसे पीछे वाला किया है, कोई ज्यादा इसमें है नहीं तोड़ जोड़, ये सीधा 1/3। इसको मैं अंदर लेके जाता हूँ भाई, इसके अंदर गुणा करने के लिए, तो ये हो जाएगी जी 99 की 999 से गुणा, अभी आपसे करवाई है, तो कितनी आ जाएगी जी, आ जाएगी जी 98901 प्लस में ये अंदर चला गया जी 99 मल्टीप्लाई बाई 2/297, ये इसको काट देगा जी 2/3।
3 पे, तो आपके पास आएगा जी 1/3 प्लस में 98901 प्लस में 2/3। अब देखो भाई इसमें क्या करना है आपको, ये 98901 है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास कितना है जी 1/3 है, और यहाँ पे आपके पास कितना है जी 2/3। इन दोनों को जोड़ दो, ये 1/3 प्लस 2/3 दोनों का जो डिनोमिनेटर यानी हर है वो बराबर है, तो सीधा जुड़ जाएगा। यानी 2/3 प्लस 1/3 कितना होता है, 1 होता है। तो ये कितना हो जाएगा जी 98901 प्लस में 3 नीचे आ गया भाई, ऊपर 1 जमा में 2 3, 3 से 3 कट गया तो कितना आ जाएगा जी 1। तो आपका आंसर कितना आ गया 98902। तो आपको ये क्वेश्चन ऐसे करना है। तो आप ध्यान रखेंगे, अगर आपको समझ नहीं आया तो 2-3 बार वीडियो पॉज करके देखेंगे, फिर भी समझ में नहीं आया तो आप हमारे चैनल पे जुड़िए, आपको जरूर समझाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो पूछा गया है एलसीएम से, लगभग लगभग कॉमन सा क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा गया है, फिर भी इसके अंदर थोड़ा उतार चढ़ाव आप आगे के शिफ्टों में देखोगे। अब तक कॉमन पूछा गया है। जो क्वेश्चन पूछा गया है कि जी 6 घंटियां हैं जो वो अलग अलग अंतराल पे बजती हैं, अब उनको एक साथ बजा के छोड़ दिया और फिर बताओ वो एक साथ दोबारा कितने समय के बाद बजेंगी। तो इस क्वेश्चन को करने का सीधा सा तरीका क्या है कि आप इनका एलसीएम ले लीजिए, ठीक है ना। एलसीएम ले लीजिए, लघुत्तम समापवर्ती, यानी वो नंबर जो सभी नंबरों से डिवाइड हो जाए, छोटे से छोटा नंबर। तो उसको निकालने के दो तरीके, एक तो हम बचपन में निकालते थे, वो अगर आपके पास समय है तो ऐसे कर लीजिए 3 4 6 5 10 और 12, फिर इसको भाग दीजिए जी 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से, ऐसे करके निकाल लीजिए। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि इनमें जो सबसे बड़ा आपको नंबर दिख रहा है ना, उसका पहाड़ा लिखिए, यानी उसके गुणज रखिए। तो जी एक तो हो गया जी 12, या तो एलसीएम 12 होगा, या होगा जी 24, ठीक है, या होगा जी 36, या होगा जी 48, या होगा जी 60, ठीक है। यानी या तो वो 12 हो सकता है, या 24 हो सकता है, या 36 हो सकता है, या 48 या 60, ये सोचने की बात है। तो मैं एक बात कहूँ जी, 12 तो 10 से भाग होगा नहीं, ये कट गया, 24 भी नहीं होगा, ये भी कट गया, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ये होगा जी 10 से भाग। ये 10 से भी होगा, 6 से भी होगा, 3 से भी होगा और 4 से भी होगा, तो इसका एलसीएम कितना आ गया जी 60, ठीक है। एलसीएम 60 आ गया, तो वो कह रहा है कि कितने समय बाद फिर से एक साथ बजेंगी, तो आप बोलोगे जी 60 सेकंड बाद एक साथ फिर बजेंगी। कितने सेकंड बाद बजेंगी जी 60 सेकंड बाद, तो इसका आंसर होगा जी 60। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पेपर में पूछा गया है वो ध्यान से सुनना भाई, ये वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, और ये लगातार जो है टफ क्वेश्चन बनाते जा रहा है वर्क एंड टाइम में। ये मैंने एक क्वेश्चन उठाया है, ये भी आसान है, टफ कुछ नहीं है अगर आपको वो चैप्टर अच्छे से समझ में आया है तो। देखो इसमें करना क्या है आपको, कि बोला जी ए और बी एक काम को अलग अलग 10 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो मैंने लिख दिया जी ए 10 दिन में करता है, बी 12 दिन में। आपको इन दोनों का एलसीएम लेना है, इन दोनों का एलसीएम आ गया जी 60, ठीक है। यहाँ पे जी 10 चीक 60 और यहाँ पे 12 पंजे 60। अब मैं जो तीन चीज बता रहा हूँ ना उसको दिमाग में डाल लो, तो ये चैप्टर यहीं शुरू और यहीं खत्म हो जाएगा। यहाँ पे हो गया जी ये 60, ये होता है जी कुल कार्य यानी टोटल वर्क, टोटल वर्क। यहाँ पे होता है जी एक दिन का काम जो इधर पीछे आता है, यानी ये कितना है जी 1 डे वर्क, एक दिन का काम, ठीक है भाई, एक दिन का कार्य, 1 डे वर्क। यानी अगर आपसे कहेगी कुल कार्य कितना है तो आप बोलोगे जी 60, और भाई साहब एक दिन में कितना काम करता है, तो ये 6 काम करता है, और ये कितना काम करता है 5 काम करता है। तो एक दिन का काम 6 और 5। इस चीज को यहाँ पे एक ऐसे समझ लो आम भाषा में, कि एक अगर हमें घर बनाना है तो उस घर में टोटल जो ईंटें लगेंगी ना वो ये लगेंगी जी 60, यानी जो पूरा काम जो करना है मिस्त्री को वो 60 ईंटें लगाने का करना है। अगर ए भाई साहब काम करने आता है घर पे तो वो एक दिन काम करेगा तो 6 ईंट लगाएगा, और बी भाई साहब काम करने आएगा तो वो एक दिन काम करेगा तो 5 ईंट लगाएगा। मैं इस चीज को इसलिए इसमें जोड़ रहा हूँ कि अगर आप इस चीज को इसी वे में सोचोगे, सिंपल वे में सोचोगे, तो ये चैप्टर इसी क्वेश्चन से खत्म भी हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट चीज क्या कह रहा है, कह रहा है जी दोनों मिलकर कार्य करना आरंभ करते हैं और काम समाप्त होने से पहले, एक वर्ड यूज कर दिया जी, जब काम खत्म होने वाला था ना, जस्ट उससे एक दिन पहले भाई साहब एक काम छोड़ देता है। एक बात बताओ मेरे को, अब हमें तो पता नहीं कि जी काम कब खत्म हो रहा है, लेकिन एक चीज हमें जरूर पता है कि जब काम खत्म होने वाला था
उससे जस्ट एक दिन पहले एक बंदे ने काम छोड़ दिया और वो काम छोड़ने वाला कौन था जी? ए। यानी जो आखिरी दिन जो काम किया है वो केवल और केवल किस बंदे ने किया है? बी ने किया है। और बी ने क्या काम किया है जी? 5 काम किया है। तो आप बोल सकते हो ना कि आखिरी दिन मिस्त्री बी आया था और वो आखिरी दिन आके यानी एक दिन में आके और 5 ईंट लगा के गया है। यानी लास्ट दिन जो ईंटें लगी हैं ना वो 5 लगी हैं। तो बची कितनी है भाई साहब? आप बोलोगे जी 55 बची हैं, यानी 55 ईंटें बची हैं, यानी 55 यूनिट काम बच गया। अब ये जो काम है, ये काम तो दोनों ने मिलके किया है, क्योंकि आखिरी दिन केवल बी ने किया है, तो पहले तो ए और बी दोनों ने किया है। तो ए और बी दोनों मिलके अगर एक दिन की बात करें तो कितना काम करते हैं? तो आप बोलोगे जी 11 यूनिट, या बोल सकते हो कि जी 11 ईंटें लगाती हैं। तो ये दोनों एक दिन में 11 ईंटें लगाते हैं, तो 55 ईंटें कितने दिन में लगाएंगे? तो आप बोलोगे जी 11 पंजे 55, 5 दिन में। कितने दिन में लगाएंगे जी? 5 दिन में। तो अब एक देखो, साथ मिल के काम कितने दिन किया? 5 दिन। अंतिम दिन ये काम किया तो टोटल कितने हो गए जी? 6 दिन। तो आपका आंसर कितना आ गया? 6 दिन। तो ये जो 6 दिन जहाँ दिख रहे हैं ना, उस पर टिक लगा दो, ये आपका आंसर है। या आप इस क्वेश्चन को, क्या पेपर का प्रेशर जो होता है ना, बंदा इसमें कंफ्यूज हो जाता है कि किसका घटाऊं किसका जोड़ूं, क्या करूं क्या नहीं करूं। तो उसमें आप क्या कर सकते हो भाई, सीधा बता रहा हूँ, सीधा लॉजिक। आप उठा के रख दो जी, कुल काम है जी 60। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। अगली बात वो क्या कह रहा है इसके अंदर कि भाई ए काम छोड़ देता है, तो जो काम छोड़ रहा है ना उसको पकड़ लो। ये काम छोड़ रहा है, कौन छोड़ रहा है? ए। कितने दिन पहले छोड़ रहा है? एक दिन। तो उससे उतने ही दिन काम करवा दो जितने दिन वो छोड़ रहा है। तो एक दिन काम करेगा ये, तो कितना काम करेगा? तो आप बोलोगे जी एक दिन करेगा तो वो 6 यूनिट या 6 ईंट लगाएगा। तो उस काम को जोड़ दो जी टोटल काम में। टोटल काम कितना हो गया जी? 66। क्लियर है बात? अब उन दोनों का ये मान के चलो कि शुरू से लेके लास्ट तक का काम होगा, तो दोनों के कुल जोड़ से इसको भाग कर दो। भाग किया जी 11 से, 11 छिक 66, कितना आ गया जी? 6 दिन। ये आपका आंसर आ गया। बस इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर आपको ऐसे करना है तो आपको इसमें जो काम छोड़ रहा है उससे उतने ही दिन काम करवा दोगे आप, तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। ये भी वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है जी 2 आदमी और 3 औरत मिलके एक काम को 5 दिन में कर सकते हैं। तो जी 2 आदमी हैं और 3 औरतें हैं, 3 वुमेन हैं। एक काम को कितने दिन में कर सकते हैं भाई साहब? 5 दिन में। मैं वो क्वेश्चन करवा रहा जो पेपर में आए हैं, फालतू कोई बकवास नहीं चल रही है। तो जो बंदा सीरियस है पेपर के लिए, वो इन क्वेश्चनों को कर लो, मतलब बेड़ा पार है मैथ में। अब देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन में कहा जी 2 आदमी और 3 औरत एक काम को कितने दिन में करते हैं जी? 5 दिन में। एक बात अगली लाइन में उसने क्या कही है जी, 2 आदमी जितना काम करते हैं ना उतना ही काम 3 औरतें करती हैं। यानी 2 आदमियों का काम बराबर है 3 औरतों के काम के। हमें क्या करना है? सबसे पहले वर्क एंड टाइम के चैप्टर में कुछ नहीं करना है, हमें ये पता होना चाहिए कि जी काम करवाना है तो कितना करवाना है, यानी टोटल वर्क, कि काम जो है वो है कितना। तो वो टोटल वर्क हमें निकालना हमारी पहली प्रायोरिटी रहेगी। टोटल वर्क निकालेंगे जी, टोटल काम है कितना, यानी घर बनेगा तो ईंटें लगेंगी कितनी। तो वो निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए इस क्वेश्चन में कि भाई साहब एम, यानी आदमी एक दिन में कितनी ईंट लगाता है और औरत एक दिन में कितनी ईंट लगाती है, तो वो इनका रेशियो होगा। तो रेशियो निकालने के लिए आपको करना क्या है कि देखो एम का मान निकालना है तो जो डब्ल्यू के सामने रखा है उसको रख दो डायरेक्ट। ठीक है जी। और डब्ल्यू का मान निकालना है तो एम के सामने रखा है डायरेक्ट उसको उठा के रख दो। तो इसको देखो, अब हम ध्यान रखेंगे, रेशियो प्रोपोर्शनल में समझा भी दूंगा, कोई समस्या नहीं है। तब तक आप इतना ही ध्यान रखना कि भाई एम की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई? 3 जो डब्ल्यू के सामने है, और W की वैल्यू कितनी आ गई? 2 जो M के सामने है। तो यहाँ पे आपका आ गया जी 3:2, यानी M जो है वो 3 ईंट लगाएगा, यानी आदमी 3 ईंट लगाएगा, औरत कितनी ईंट लगाएगी? 2 ईंट लगाएगी। अब देखो मेरी बात ध्यान से, यहाँ पे जो M दिख रहा है ना उसकी जगह रख दो जी 3। तो यहाँ पे लिया जी 2, 3 प्लस में 3, औरत जो लगा रही है कितनी लगा रही है जी? 2। ठीक है। अब एक बात बताओ, 3 दूनी 6 ईंट तो ये लगाएंगे और 3 दूनी 6 ईंट ये लगाएंगे, टोटल कितनी ईंट हो गई जी? 12। यानी टोटल कितना काम हो गया? 12। और ये कितने दिन तक करेंगे? 5 दिन तक तो काम पूरा हो जाएगा। तो टोटल काम कितना हो गया जी? 60। यानी 60 जो है वो टोटल काम हो गया। अब ये समझ में आया कि नहीं आया? आपको सिर्फ ये देखना था कि भाई इसको हटाने के लिए मुझे कितना रखना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे पता चल गया 3 रखना पड़ेगा। इसको हटाने के लिए कितना रखना पड़ेगा? 2 रखना पड़ेगा। वो यहाँ से हमने निकाला।
अब यहाँ पे देखो जी, टोटल काम हो गया जी 60। वो कह रहा है जी बताओ एक आदमी और एक औरत इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो अब आपको पता ही है भाई, एक आदमी एक दिन काम करने आएगा तो 3 काम करेगा, और औरत काम करने आएगी तो 2 काम करेगी। दोनों मिल गए तो कितना काम करेंगे, 5 काम करेंगे। तो एक बात बताओ भाई, 60 टोटल काम करवाना है और दोनों मिलके एक दिन में 5 काम करते हैं, तो पता नहीं दोगे कि भाई टोटल काम कितने दिन में करेंगे। तो आंसर आ गया जी 12 दिन में करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, बहुत इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखो जी, बोल रहा है कि एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए एक प्लेटफॉर्म को 35 सेकंड में पार करती है। प्लेटफॉर्म 400 मीटर का हो तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो, वो भी मीटर में। भाई मक्खन क्वेश्चन है। एक बात दिमाग में डाल लेना कि जो भी क्वेश्चन मैं पीपीटी में दिखा रहा हूँ, जो आपके सामने क्वेश्चन हो रहे हैं, वो सारे क्वेश्चन एसएससी जीडी ने पूछे हैं। यानी आपको जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, अगर आपने वो भी क्वेश्चन कर लिए तो आपका बेड़ा पार है। ये ध्यान रखना, इस चीज को ध्यान में रखते हुए वीडियो देखना, वरना वीडियो बंद कर देना। नेक्स्ट देखो भाई, अब देखो जी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कर रहा है। अच्छा, एक चीज और भी ध्यान रखना कि एसएससी जो भी क्वेश्चन पूछ रही है ना, वो बिल्कुल सेम पैटर्न पे पूछ रही है। यानी 20 क्वेश्चन जो पहले शिफ्ट में दिए हैं ना, वही 20 क्वेश्चन 16वीं शिफ्ट में भी उसी चैप्टर से उसी हिसाब के और वही क्वेश्चन दिए हैं। यानी उसके सिर्फ न्यूमेरिकल डाटा बदले हैं, 72 की जगह 90 कर देगी, है ना, 90 की जगह 108 कर देगी, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज लगभग लगभग ऐसी आ रही है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब तरीके समझो आप बस। अब देखो इसके अंदर कह रहा है जी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। तो सबसे पहले इसको बदल दोगे जी मीटर पर सेकंड में, और मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए आपको 5/18 से गुणा करनी पड़ेगी। क्यों गुणा करी हमने 5/18 से, ये सीखने के लिए आप जो है ना प्ले लिस्ट में मेरी मैथ की क्लासेस देखना, आपको सब चीज समझ में आ जाएंगी। ये हो गया जी 18 चौक 72, 5 चौक 20, ये आ गया जी 20 मीटर पर सेकंड। यानी एक सेकंड में कितने चलती है ट्रेन, 20 मीटर। अब मेरे भाई वो कह रहा है कि जी ये 35 सेकंड तक चलती है, तो जी 20 चलती है जी 35 सेकंड तक चला दो, कितनी आ गई जी 35 दूनी 70, ये आ गई जी 700 मीटर। कितने मीटर आ गए जी, ये 700 मीटर। यानी 700 मीटर का मतलब आप समझ रहे हो कि वो ट्रेन अगर 35 सेकंड चलेगी ना तो 700 मीटर चल देगी। अब क्वेश्चन वाला कह रहा है कि जब वो 35 सेकंड चलती है ना तभी प्लेटफॉर्म पार होता है। तो एक बात बताओ, प्लेटफॉर्म तो जी 400 मीटर का ही था। कितने मीटर का था जी, 400 मीटर का। और वो कह रहा है जी ट्रेन चल दी 35 सेकंड में कितने मीटर, 700 मीटर। यानी कितने मीटर फालतू चली है जी, आप बोलोगे जी 300 मीटर ज्यादा चली है। तो ये जो 300 मीटर है, ये किसकी लंबाई है, ट्रेन की लंबाई है। क्योंकि कोई भी प्लेटफॉर्म तभी पार होगा, ट्रेन उसको तभी पार कर पाएगी जब उसकी पूरी लंबाई यानी वो पूरी क्रॉस हो जाओ। मान ली ये ट्रेन है, इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, तो इसको क्रॉस तभी मानोगे ना आप जब ट्रेन यहाँ से निकल जाए। यानी इसका लास्ट पार्ट जो ट्रेन का है, वो इस प्लेटफॉर्म को क्या कर दे, क्रॉस कर दे। तो यही तो पास हुई ना। तो यहाँ पे दो चीजों को पार कर रही है, वो किस किस को पार कर रही है, एक तो प्लेटफॉर्म की लंबाई को, और प्लस में सेल्फ यानी खुद की लंबाई, ट्रेन की लंबाई। और प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन की लंबाई दोनों की लंबाई है जी 700 मीटर। एक चीज दे रखी है, तुम्हें दूसरी निकालनी है। आंसर आ गया जी 300। यहाँ पे टिक लगा दो और आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आराम से प्यार से देखना, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। सेम पैटर्न के सेम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब कह रहा है जी आपको इसमें एक व्यक्ति अपनी यात्रा के प्रथम 45 किलोमीटर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, अगले 60 किलोमीटर 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, उससे आगे की जो 55 किलोमीटर है वो साढ़े 27 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। तो पूरी यात्रा के दौरान जितनी यात्रा हुई है उसके दौरान उस व्यक्ति की औसत चाल क्या है। तो मेरे भाई, औसत चाल का एक सिंपल सी फंडा है कि जो एवरेज स्पीड होती है ना, एवरेज स्पीड यानी औसत चाल जो होती है ना, वो होती है भाई कुल दूरी बटे कुल समय, है ना, टोटल टाइम यानी कुल समय। ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। बस ये इसका एक फॉर्मूला नहीं है, ये आम सी बात है कि कुल दूरी बटे में कुल टाइम कर दोगे ना, तो जो स्पीड आएगी वो हमारी औसत चाल होगी, वो हमारी एवरेज स्पीड होगी। अब एक बात बताओ, दूरी तो तुम्हें सीधी सीधी पता है जी, 45 किलोमीटर, यहाँ पे जी 60 किलोमीटर, यहाँ पे जी 55 किलोमीटर। तीनों को जोड़ दो, तो तीनों को जोड़ोगे तो कितना आ गया जी, 55 प्लस में 45 प्लस में 60, ये हो गई जी 55 प्लस में
45 कितने हो गए जी 100 और प्लस में 60 कितना हो गया जी 160। लेकिन यहाँ पे अपने को टाइम नहीं पता, तो टाइम हमें पता करना पड़ेगा। तो एक बात बताओ, पहले 45 किलोमीटर को चलने में कितने की स्पीड है उसकी? आप बोलोगे जी 15 की। तो 15 तिया 45, तो पहले तो उसने ले लिया यहीं पे 3 घंटे, ठीक है जी। अगले में देखो जी 60 किलोमीटर जब चल रहा है तो वहां पे उसकी चाल कितने की? तो आप बोलोगे जी 12 की। तो यहाँ पे कितने घंटे ले लिए जी? उसने ले लिए 5 घंटे। और अगले में अगर हम देखेंगे तो 55 किलोमीटर वो चल रहा है, वो कितने की चाल से चल रहा है? तो आप बोलोगे जी 27.5 की से। 27.5 दूना 55, तो यहाँ पे कितने लेगा जी? 2 घंटे। अब एक बात बताओ, यहाँ पे 3 घंटे, यहाँ पे 5 घंटे और यहाँ पे 2 घंटे, टोटल कितने घंटे टाइम लिया उसने? तो आप बोलोगे जी 10 घंटे टाइम लिया। तो टोटल टाइम कितना आ गया जी आपका? 10। तो हमारे को टोटल टाइम निकालना था, यहाँ से आ गया टोटल टाइम। समझ में आई कि नहीं आई बात भाई? पहले 45 किलोमीटर में तो 3 घंटे लेगा, अगले 60 किलोमीटर में भी 5 घंटे लेगा, और ये अगले 55 किलोमीटर में कितने घंटे लेगा? 2 घंटे लेगा। अगर टोटल इनको जोड़ा जाए तो टोटल वो भाई साहब कितने घंटे ले रहा है जी? 10 घंटे ले रहा है। तो यहाँ पे हम इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा जी? 16 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो आपका ऑप्शन 16 किलोमीटर प्रति घंटा दिखाई दे रहा है वो आपका आंसर होगा। हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है भाई, इसका ध्यान रखना, ये पेपर में पूछा जा रहा है हर शिफ्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है। कह रहा है जी ए बी से 20% अधिक है। तो देखो भाई, एक बंदा, एक चीज ए है या एक संख्या बी है, तो कह रहा है जी ए अधिक है बी से। तो बी देखो, मान लो अगर हम 20 100 होगी ना, तो ए उसमें 20 ज्यादा जोड़ दो, 120 हो गया। काट दो इसको, 20 5 100, 20 छिक्का 120। यानी ए जो है वो अगर 6 होगा तो बी कितना होगा जी? 5 होगा। चलो अगली बात क्या कह रहा है, तो बताओ बी ए से कितना कम है? अब ये देख, बात देखनी है आपको, यहाँ कंपैरिजन किससे कर रहा है? ए से। तो जहां वर्ड यूज कर देना से, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंजंक्शन, यानी जिससे, जिसको, यानी जिससे कंपैरिजन कर रहा है उसको रखेंगे हमेशा नीचे। तो यहाँ पे नीचे रखेंगे जी 6। यानी किससे पूछ रहा है जी? वो ए से, तो ए को नीचे रखेंगे, ये नीचे आ गया जी 6। कितना कम है? तो बताओ 6 से 5 कितना कम है? तो आप बोलोगे जी 1 कम है। और कभी भी आपको परसेंट लगानी हो ना भाई, हमेशा 100 से मल्टीप्लाई कर देना। तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ पे आएगा जी 2 तिया 6 और 2 से 50। ये आएगा जी 50/3। और 50/3 इसको करके देख लो, ये आ जाएगा जी 16। 3 से फिर 2 से 3 छिक 18, 3 छिक 18, ये आएगा जी 16.66%। तो कितना परसेंट ये कम है? 16.66% ये कम है। कुछ नहीं करना है आपको, ये देखना है जी ए कितना कम है, बी कितना ज्यादा है। बेसिक सी बात बताइए, 20 होगा तो ए 120 होगा, इसको काटेंगे तो ये 6 होगा, ये 5 होगा। कोई चीज 6 से 5 हो रही तो आप बोलोगे जी 1 कम हो रही है। कितने पे कम हो रही? तो आप बोलोगे जी 6 पे। परसेंटेज निकालनी है तो 100 से गुणा कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया है, और बच्चा करके आने वाला भी जो है बड़े बेहतरीन तरीके से बताया। बोलो गुरुजी बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया हुआ था, पेपर में देखते हैं बोला गदगद हो गए, ये क्वेश्चन हो गया तो ऐसा लगा जैसे पूरा पेपर ही हो गया हो। चलो भाई, कोई अच्छा क्वेश्चन अटेम्प्ट होता है ना, उसी क्वेश्चन से ही आप पूरी दुनिया से आगे जाते हो, ये ध्यान रखना है ना। क्योंकि मैथ जो है ना, मैथ में 20 आउट ऑफ 20 नंबर लेके आ सकते हो आप। और कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है इसके अलावा जिसमें 20 आउट ऑफ 20 आप 100% बोल सकते हो। तो बंदा जब कोई क्वेश्चन करता है ना, तब वही उसको पता चल जाता है कि भाई ये क्वेश्चन मैंने किया है तो मैं आधी पब्लिक से आगे निकल गया, कंपटीशन आधा आगे हो गया मेरा। तो अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बड़े आसानी तरीके से करेंगे, ध्यान से देखेंगे सब। देखो यहाँ पे बोल रहा है जी आम का मूल्य 20% कम हो गया। परसेंटेज के कोई भी क्वेश्चन आप सोल्व करोगे ना, तो सबसे पहले परसेंट को खत्म कर लेना। तो ये हो गया जी 20% की 1/5, ठीक है। अब जो चीज मैं बता रहा ना, उस चीज को ध्यान से सुनना और करना। जो नीचे वैल्यू होती है हमेशा भिन्न के अंदर, वो मूल संख्या होती है, ओरिजिनल नंबर होता है या वास्तविक चीज होती है। मान लो वो चीज 5 है ना। अब कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, जो भी हो रहा है वो ऊपर रिप्रेजेंट करेगा। तो कोई भी चीज ओरिजिनल कितनी है जी? 5। कम हो रही है या बढ़ रही है, वो कहाँ होगी? ऊपर 1, यानी 5 के ऊपर 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कह रहा है जी आम का मूल्य, क्या चीज है? आम का मूल्य 20% कम हो गया। तो देखो आम का मूल्य जो है ना, 5 रुपए था, अब कम हो गया। यहाँ पे ये देखो कमी हो गई, 5 में से 1 कम हो गया, कितना हो गया जी? 4। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा जी कीमत। क्या लिख दी जी मैंने? कीमत।
कीमत कैसे लिख दी जी, पहले 5 थी, आज कितनी होगी जी 4। कीमत का उल्टा रिलेशन होता है जी क्वांटिटी के साथ, मात्रा के साथ, है ना, कि भाई कोई चीज़ जब सस्ती होगी तो ज़्यादा खरीद सकते हैं और महंगी होगी तो कम खरीद लेंगे। तो इसी चीज़ को उल्टा करके आप लिख दोगे सीधा ऐसे ही कि जी पहले अगर वो 4 खरीद सकता था तो आज कितने खरीद सकता है जी 5। ठीक है, तो यहाँ पे जो चीज़ लिख रहा हूँ मैं वो पहले की है, ठीक है जी, और यहाँ पे जो चीज़ लिख रहा हूँ वो अब की है। तो इस बात को ध्यान रखना बच्चों कि जो मैं यहाँ पे चीज़ लिख रहा हूँ वो पहले की है, यानी वो पहले कितने खरीद सकता था चीज़ 4, अब कितनी खरीद सकता है तो आप बोलोगे जी 5। तो एक बात बताओ, पहले 4 और अब 5 कितनी ज़्यादा खरीद रहा है, अब 1, लेकिन क्वेश्चन वाला कितनी कह रहा है आपको, तो वो कह रहा है जी 50 रुपए में 10 आम अधिक। रुपए को भूल जाओ, बस ये देखो आप कितने ज़्यादा खरीदने लग गया। रुपए पहले भी 50 देता था, आज भी 50 दे रहा है, यानी रुपए में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन कीमत कम हो गई ना, तो वो 10 आम क्या खरीद रहा है जी, अधिक खरीद रहा है, अधिक। ये वर्ड जो है ना अधिक, ये क्वेश्चन का बेस है, यानी क्वेश्चन की जान है। तो अधिक का मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना ज्यादा खरीद रहा है 1, लेकिन क्वेश्चन वाला कितना कह रहा है जी 10, यानी जो मैं 1 यूनिट लिया हूं ना, जो मेरा 1 है उसकी वैल्यू कितने के बराबर है जी 10 के बराबर। तो यहाँ पे अगर मैं 4 की वैल्यू कहूँ कितना होगा, तो आप कहोगे जी 4 गुणा में 10 40। अगर मैं पूछूं जी 5 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहोगे जी 5 गुणा में 10 कितनी होगी जी 50। अब मोटे शब्दों में एक बात समझो मेरे भाई, कि वो आदमी पहले 40 आम खरीदता था, आज आम सस्ते हो गए तो आज कितने खरीदता है जी 50 आम। इसमें 5-6 क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता था कि बताओ वो व्यक्ति पहले कितने आम खरीदता था, तो आप आंसर कितने दोगे जी, पहले वो 40 आम खरीदता था। अगर वो दूसरा क्वेश्चन पूछे कि अब कितने आम खरीदता, तो आप कितना आंसर दोगे, अब 50 आम खरीदता है। लेकिन उसने क्वेश्चन ये नहीं पूछा, क्वेश्चन पूछा कि आम का वर्तमान मूल्य बताओ। किसका वर्तमान मूल्य बताओ जी, आम का। ठीक है, एक बात बताओ, जिसका मूल्य बताया ना उसको इधर रखेंगे। तो मैं कह रहा हूँ जी 50 आम कितने रुपए में खरीदता है, देखो रुपए दोनों स्थिति में कितने दिए हैं उसने, 50, तो यहाँ पे रखोगे जी 50 रुपए। ठीक है जी, एक आम की कीमत पता नहीं होगी, तो 50/50 कितनी आ गई जी, 1 रुपया प्रति आम। ठीक है जी, 1 रुपया प्रति आम, यानी 1 रुपया एक आम की कीमत आ गई। ये कौन सी कीमत है जी, वर्तमान कीमत, यानी अब की कीमत। तो अब आम की कीमत कितनी है जी, 1 रुपया प्रति आम। अगर वो पूछे जी पहले कितनी थी, तो पहले कितने आम खरीदता था 40, तो भाई 40 आम खरीदता था, तो यानी 40 आम की कीमत कितनी 50। एक आम की कीमत कितनी होगी, 50/40 कितना हो गया जी, 1.25 रुपए प्रति आम। तो इस चीज को ध्यान रखना कि पहले आम जो था ना, वो एक आम जो था वो कितने रुपए का था, 1.25 का, और अब सस्ता हो के एक आम कितने रुपए का हो गया जी, 1 का। ध्यान रखना, ये आम का क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देख लो, हर शिफ्ट में पूछा गया है क्वेश्चन, है ना, 2 लाइन बढ़ती हैं, 2 क्वेश्चन बढ़ते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को घुमा फिरा के पूछता जा रहा है। अब देखो, कह रहा है जी संख्या 5, 6, 8 का चतुर्थ अनुपाती बताओ। मेरे भाई देखो, पहला अनुपात डिवाइडेड बाय भाग में दूसरा अनुपात बराबर है तीसरा अनुपात बटे में चौथा अनुपात। कौन सा अनुपात भाई, चौथा अनुपात। ये लो जी चौथा। ठीक है, 1, 2, 3 और 4, कौन सा होगा जी 4। तो ये ऐसे रखे जाते हैं। अब आपसे जो पूछा वो रख दो इसमें जी। यहाँ पे रखा है जी 5/6 बराबर है 8, और चौथा जो है आपको निकालना है, तो इसको मैं बोल देता हूँ जी ये ए हो गया। ठीक है, अब इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो, ये लो जी क्रॉस में मल्टीप्लाई, ये होगा जी 5a बराबर है, ये कितना हो गया 8×6 = 48, यानी 48। ए की वैल्यू आपको निकालनी है, तो 48 डिवाइडेड बाई 5, ये होगा जी 5×9 = 45, 3×48, 5×6 = 30, यानी 9.6। तो 9.6 आपको कहीं दिख रहा है, ये हो गया जी 9.6 आपका आंसर। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना, हर पेपर में पूछा गया है। उसी के साथ में 2-3 क्वेश्चन और जोड़ दिए तो पूछे गए हैं। तो आप इन्हीं 3 क्वेश्चनों को कर लोगे तो लगभग लगभग आपका पेपर में क्वेश्चन हो ही जाएगा। देखो अगला क्या कह रहा है जी, 15 और 24 का तीसरा अनुपात क्या होगा बताओ। तृतीय अनुपात, कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलोगे जी पहला अनुपात तो सीख लिए, तृतीय कैसे होगा।
तो मेरे भाई कोई समस्या नहीं, आप बात को समझो। यहाँ पे लिखोगे जी पहला बटे दूसरा, जब तीन ही की बात कर रही है तो ऊपर रख दोगे जी दूसरा, और नीचे कितना आ जाएगा जी आपका तीसरा। बस बस ये चीज हो जाएगी। ठीक है, चार थे तो उसमें चार कर दिए, अब तीन है तो तीन लिख देंगे। तो जी पहला कितना है, 15। दूसरा कितना है, 24। ठीक है जी, पहला, दूसरा, फिर कितना जी, दूसरा, 24। पहला कितना होगा जी, सॉरी तीसरा आपको क्या है निकालना है, तो एक ही कर देंगे, कुछ नहीं करना, क्रॉस में मल्टीप्लाई करनी है। तो ये होगा जी 15a इज इक्वल टू 24 गुणा में 24। भाई 24 की 24 से गुणा, ए का मान निकालना है, तो ए का मान कितना हो जाएगा, 24 गुणा 24 बटे में 15। बस ये ए का मान हो गया। तो 24 गुणा में 24 बटे में 15। अब इसकी काट पीट कर दो, वो आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो जी, कह रहा है जी 3 और 27 का मध्यानुपाती यानी बीच का मान बताओ। तो यही चीज यहाँ पे है, जो चीज यहाँ पे की थी वही चीज यहाँ पे है। तो भाई यहाँ पे मध्यानुपात यानी बीच का पहला बटे दूसरा बराबर है दूसरा, क्योंकि बीच में ही होगा, दो ही होगा बीच में, बटे तीसरा। ठीक है, कोई ज्यादा जल्दबाजी नहीं है अपने पास। लिखेंगे जी पहला कितना है जी 3, दूसरा अपन ने मान लिया जी ए बराबर है, दूसरा अपने को निकालना है तो जी ए, और नीचे क्या दे रखा है आपका, ये लो जी मध्य का अपने को निकालना तो रख दिया। क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो, इस किस के साथ गुणा, तो आप बोलोगे जी ए स्क्वायर। इस किस के साथ गुणा कर दो, 27 गुणा में 3, तो ये हो गया जी ए का वर्ग बराबर है 27 तिया 81। अब एक बात बताओ, आपको 81 का वर्गमूल निकालना है, तो 81 का वर्गमूल किस किस स्क्वायर 81 होता है, तो आप बोलोगे जी आ गया 9, 9 निम्या 81 होता है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा जी 9। ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, जो पेपर में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। मॉडरेट क्वेश्चन था लेकिन बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। देखो भाई, कह रहा है कि जी एक मिश्रण है। मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूं ना भाई, वो क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, पूछे जाएंगे। आपके पेपर जब तक होते रहेंगे, जब तक ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे। न्यूमेरिकल डाटा अलग हो सकते हैं लेकिन क्वेश्चन यही होंगे, घुमा फिरा के इन्हीं को ही वो पूछेगा। तो ध्यान से देखना, ये क्लास आपको 10 से 12 नंबर दिला सकती है, दिमाग में रखना इस चीज को। देखो, कह रहा है जी एक मिश्रण में दूध और पानी की जो मात्रा है ना, उसका अनुपात ये है। तो आपको कुछ नहीं करना है इसके अंदर, आपको लिखना है जी मिल्क एंड वाटर। ठीक है जी, एक है जी मिल्क और दूसरी चीज है वाटर। कह रहा है जी 4:3 है, तो आपको ज्यादा दिमाग लगाना नहीं, यहाँ पे लिख देंगे 4 और यहाँ पे लिख देंगे जी 3। कह रहा है जी 4 लीटर पानी निकाल दिया इसके अंदर से, और अब अनुपात है ना 1:1 हो गया, तो आप यहाँ पे लिख देंगे जी 1:1। ठीक है जी, पहले ये था, ठीक है ना, पहले क्या था, ये था, अब क्या हो गया, अब ये हो गया। अब मेरी एक बात समझना ध्यान से, जो भी अनुपात समानुपात का क्वेश्चन हो ना, जो भी एलिगेशन मिक्सचर का क्वेश्चन हो, हर उस चीज में लैंग्वेज बहुत कुछ बताती है, आपको उसको पढ़ना है। इस क्वेश्चन में आपको देखना है कि जी दूध और पानी का मिश्रण था जी, ये अनुपात में था। ठीक है, अब कह रहा है जी उसमें से 4 लीटर पानी निकाल दिया। अब उसमें से निकली क्या चीज है, तो आप बोलोगे जी पानी निकला है, सिर्फ पानी ही तो निकला है ना, दूध तो नहीं निकला। तो दूध जो पहले था वही अब होगा, यानी दूध की वैल्यू पहले और बाद में नहीं बदली है। ये बात दिमाग में डालना, सोचना इस चीज को। मैथ में कुछ नहीं है, सिर्फ सोचना है, आपको सोचने का तरीका होना चाहिए आपके पास, कि जी पहले भी 4 लीटर, सॉरी पहले भी दूध वही था और अब भी दूध वही है, सिर्फ मिश्रण में से क्या है जी 4 लीटर पानी मिलाया है, या तो मिलाया होगा या निकाला होगा, जो भी होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है जी, मिश्रण में 4 लीटर पानी मिलाया है, दूध तो नहीं मिला है ना। तो दूध की वैल्यू को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। बराबर करने के लिए मैंने यहाँ से 4 से गुणा कर दी, यहाँ पे भी कितने से गुणा कर दी जी 4 से। तो ऊपर वाले में देखो जी, ये 4:3 था, अब नीचे वाला कितना होगा जी 4:4। अब एक बात बताओ मुझे भाई, बड़ी सोचने वाली बात है। देखो, यहाँ पे दूध की वैल्यू हो गई बराबर, यानी 4:4। तो देखो पानी की वैल्यू अपने आप बढ़ गई है ऑटोमेटिक, और कितनी बढ़ रही है, आप बोलोगे जी 1 यूनिट बढ़ रही है, 1 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन वाला कह रहा है भाई साहब ये 1 यूनिट नहीं है, ये 4 लीटर है,
यानी यहाँ पे 1 यूनिट नहीं बढ़ रहा है, ये 4 लीटर माल बढ़ रहा है, 4 लीटर पानी हमने इसमें मिलाया है। यानी जो हमारा 1 है ना, वो क्वेश्चन वाले के कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है जी, 4 को बता रहा है। तो कह रहा है जी शुरुआत में दूध कितना था, तो शुरुआत में बताना भाई दूध कितना था, तो आप बोलोगे जी 4 यूनिट था, अभी भी 4 यूनिट है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 4 लीटर। तो 4 यूनिट की वैल्यू नहीं बता सकते क्या, तो 4 की वैल्यू गुणा में 4 कर दो, कितनी हो जाएगी जी, 16 लीटर। तो जो आपका 16 लीटर आंसर दिख रहा है ना ऑप्शन, वो आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है, आपके पेपर में पूछा भी गया है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, तो ध्यान से देखना। कह रहा है जी एक मिश्रण है जो 60 लीटर का, इसमें पहले कह दीजिए मिश्रण है ना, इसमें 60 लीटर का है, यानी जो कुछ भी है वो कितने लीटर है जी, 60 लीटर है। मिक्सचर जो है उसमें क्या क्या चीज है, बोल रहा है जी एक मिल्क है और दूसरा है जी वाटर। ठीक है, एक मिल्क है और दूसरा है जी वाटर, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें जो पोर्शन लेना है ना, हमें पोर्शन लेना जी रेशियो वाला। तो कह रहा जी पहले ये जो मिश्रण था वो था जी 2:1 में, अब जो मिश्रण है ना वो हो गया जी 1:2 में। ठीक है, क्यों हो गया ऐसा, क्या हुआ, तो कह रहा है यदि मिश्रण में x लीटर पानी मिला दिया जाए। चलो जी अभी देख लेते हैं x का। तो एक चीज देखो यहाँ पे क्या हो रहा है जी, पानी मिलाया जा रहा है, लेकिन दूध तो जितना पहले था उतना ही अब है, जो ऐसे पहले वाला क्वेश्चन क्या सेम ऐसा ही था। यानी दूध की वैल्यू दोनों में क्या है, सेम है। तो सेम बनाने के लिए क्या करोगे भाई, इसको 2 से गुणा कर दो। तो यहाँ पे क्या हो गया आपके पास, 2:1, और यहाँ पे कितना हो गया जी, 2:4। अब एक छोटी सी चीज देखो, यहाँ पे दूध का मान बराबर हो गया, क्योंकि दूध के साथ कोई छेड़खानी नहीं की गई है, केवल और केवल क्या मिलाया गया है जी, पानी मिलाया गया है, वाटर मिलाया गया है। अब इसमें एक चीज दी गई है आपको, क्या चीज दी गई है, ध्यान से देखना कि जो मिश्रण है ना वो 60 लीटर का है। यहाँ पे देखो मिश्रण कितने लीटर का दिख रहा है आपको, 3। तो इस 3 की वैल्यू कितने के बराबर दी गई है जी, 60 के बराबर। एक की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी जी, 60/3 कितने के बराबर आ जाएगी जी, 20 के बराबर। तो अब एक बात बताओ, यहाँ पे कितना पानी मिलता दिख रहा है आपको, तो आप बोलोगे जी 3 यूनिट, है ना। कितने यूनिट दिख रहा है जी, 3 यूनिट। और 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर दिख रही है भाई आपको, 20 के बराबर। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी जी, 3 गुणा में 20 कितने के बराबर आ जाएगी जी, 60 लीटर के बराबर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 60 लीटर। ये पूछा है जी कितने लीटर होगा, तो आंसर आ गया जी 60 लीटर। अगला क्वेश्चन जी परसेंटेज से पूछा गया है। एक परीक्षा में 40% विद्यार्थी इंग्लिश में फेल हुए, 60% विद्यार्थी किस में फेल हुए हैं जी, 60% विद्यार्थी गणित विषय में फेल हुए। चलो 20% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हुए, बताइए दोनों विषयों में कितने प्रतिशत विद्यार्थी जो है ना वो पास हुए। कोई दिक्कत नहीं, वेन डायग्राम से कर लेंगे। हमने ऐसे लिख दिया जी ये, और ए से बना दिया जी ये। तो एक तरफ तो है जी आपके कौन से, इंग्लिश वाले, तो ये ले जी इंग्लिश वाले। ठीक है, दूसरी तरफ आपके कौन से बंदे हैं जी, दूसरी तरफ बंदे हैं जी मैथ वाले। क्लियर है जी। अब क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जी 40% विद्यार्थी जो है ना वो इंग्लिश में फेल हुए, तो हमने लिख दिया जी 40% बंदे जो है यहाँ पे इंग्लिश में फेल होते हैं। फिर दूसरी बात कहता है जी 60% विद्यार्थी जो है ना वो किस में फेल हो गए जी, वो गणित में फेल हो गए जी। मैंने लिख दिया जी 60% इसमें गणित में फेल हो गए। फिर एक बात और कही भाई साहब ने कि 20% विद्यार्थी जो है ना वो दोनों में फेल हो गए। ठीक है, दोनों विषयों में फेल हो गए, तो मैंने बीच में उठा के 20 रख दिया। अब एक बात बताओ मुझे, जो बीच में आपको नंबर दिखाई दे रहा है 20, ये तो दोनों में काउंट हो रहा है। भाई इसमें भी हो रहा है और इसमें भी हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे माइनस माइनस साइन लूं तो ये माइनस माइनस के पार्ट में भी आ रहा है, और अगर मैं यहाँ पे क्रॉस क्रॉस का साइन लूं तो यहाँ पे ये क्रॉस क्रॉस भी आएंगे। क्यों आएंगे, कि भाई यहाँ पे दोनों का है। यानी ऐसे बंदे हैं बीच में जो मैथ में भी फेल हो गए और हरामखोर इंग्लिश में भी फेल हो गए, यानी दोनों सब्जेक्ट में फेल हो गए ये। तो इनकी काउंटिंग दोनों जगह हुई है, यानी इंग्लिश में भी हो गई है और मैथ में भी हो गई है। तो यहाँ पे टोटल जो 40 है ना उसमें से ये 20 है, तो यहाँ पे केवल इंग्लिश के बंदे कितने रहे, तो आप बोलोगे जी 20। ठीक है, अब यहाँ पे जी टोटल मैथ में कितने फेल है जी 60, लेकिन ये 20 यहाँ पे रखेगा क्योंकि 20 तो बड़े बड़े कलाकार हैं, दोनों में फेल हो गए। तो छोटे कलाकार या कम कलाकार आप बोलोगे, केवल मैथ मैथ में फेल कितने हुए हैं, तो आप बोलोगे जी 40। ठीक है, तो जी अगर मैं इनको जोड़ के दिखाऊं ना तो टेंशन नहीं लेना, कंफ्यूज नहीं होना। इस गोले को देखो, इस गोले में 20 प्लस में 40 कितना हो रहा है, 60।
इस गोले को देखो, 20 प्लस में 20 कितना हो रहा है, 40, ठीक है ना। अब एक बात बताओ मुझे कि 20 बंदे तो ये केवल इंग्लिश वाले हो गए, ठीक है जी। 20 बंदे जो हो गए ना जी, दोनों वाले हो गए, है ना। और 40 बंदे कौन से हो गए, 40 बंदे हो गए जी मैथ वाले। तो ये केवल मैथ में फेल, ये केवल इंग्लिश में फेल, और ये हमारे भाई कलाकार दोनों में फेल, ठीक है ना। इन सब को जोड़ दो, 20 20 40 प्लस 40 कितना हो गया जी, 80%। और मेरे भाई जहाँ ये प्रतिशत लिख जाए ना, उसका मतलब एक चीज दिमाग में डाल लेना कि सारा खेल जो है ना वो 100 के ऊपर चल रहा है। यानी 100 बंदे हैं जी टोटल, यानी 100 बच्चे हैं जी, 100 बच्चों में से 80 फेल हो गए। कितने फेल हो गए जी, 100% में से 80%। तो जी 100 में से 80 फेल हो गए, तो बचे कितने, तो आप कहोगे जी 20% बचे। ये जो 20% बचे ना, यही आपका आंसर है। इसको ध्यान रखना कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लगातार पेपर में पूछा जा रहा है, एमटीएस में, सीजीएल में, और हरामखोरों ने उठा के जो है ना जीडी में और डाल दिया। कोई बात नहीं, हम इसको करेंगे, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, सोचने का तरीका देखना है। कह रहा है जी, एक दुकानदार है, वो अपने ग्राहक को कहता है कि भाई साहब, जितने रुपए में मेरे पास चीज बनी है ना, उतने रुपए में मैं आपको दे रहा हूँ। लेकिन वो 1 किलो का जो बाट है ना, उसकी जगह 750 ग्राम वजन उपयोग कर रहा है। तो पूरे सौदे में उसको लाभ या हानि आपको बतानी है। कोई ज्यादा दिमाग आपको लगाना नहीं है इस क्वेश्चन में, सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि आपको करना कैसे है। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, 1 किलो जो होता है ना, वो होता है जी 1000 ग्राम, ठीक है। कितना होता है जी, 1000 ग्राम। अब मान लो आप मिठाई की दुकान पे गए, ठीक है। मिठाई वाले ने कहे आपसे कि जी, जितने रुपए मेरी मिठाई बनी है ना, मैं उतने में आपको दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन उसने किया क्या कि आपसे पैसे ले लिए 1000 ग्राम के, और आपको छल कपट से कितना ग्राम दे दी जी, 750 ग्राम। कितनी मिठाई दे दी, 750 ग्राम। अब मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछूं कि भाई, आप कितनी मिठाई लेके घर जाओगे, आप दुकान से कितनी मिठाई लेके घर जाओगे। तो आप कहोगे जी, मैं 750 ग्राम मिठाई लेके घर जाऊंगा, ठीक है। और पैसे आप कितने के दे रहे हो, तो आप बोलोगे जी, पैसे तो मैं 1000 ग्राम के दे के आया हूँ, यानी 1 किलो के दे के आया हूँ। यानी दुकानदार ने किया क्या, दुकानदार ने 750 ग्राम मिठाई दी है, और उससे पैसे कितने के ले लिए, 1000 ग्राम की। यानी उसकी दुकान से 750 ग्राम माल निकलते ही उसने कितने ग्राम माल का पैसा कमा लिया जी, 250 ग्राम माल का। भाई यही तो कमा लिया ना उसने, कि उसके घर से पैसा कितना, उसके घर से माल कितना गया है। तो आप बोलोगे जी, उसके घर से तो सिर्फ 750 ग्राम माल गया है, और उसने पैसे मुझसे कितने ग्राम के ले लिए, तो आप वो बोलेगा जी 1000 ग्राम के ले लिए। तो यानी उसने आपसे कमाया कितना है, यानी जैसे ही वो 750 ग्राम माल आपको देगा, वैसे ही 250 ग्राम माल खा जाएगा। यानी आप यहाँ से बोल सकते हो कि जी 250 जो है वो बचाएगा, कब बचाएगा जी, हर 750 ग्राम पे। यही तो बात बोली है, उसी चीज को मैंने लिख दिया कि जी 250 ग्राम बचाएगा, कितने पे बचाएगा जी, 750 ग्राम पे, यानी 750 पे। और परसेंट निकालनी है ना भाई, गुणा 100 कर देना। कभी भी आपको ये फुल जड़ी लगानी हो तो मल्टीप्लाई बाय 100, और कभी इसको हटाना हो तो ऑलवेज डिवाइडेड बाय 100। इसका बड़ा अच्छा खेल है। अब देखो जी, इसको काट दिया, यहाँ से ये कट गया, 25 तिया 75, कितना आ गया जी, 100/3। कितना आ गया जी, 33.1/3% जो है ना, वो दुकानदार क्या कमा रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट कमा रहा है, लाभ। जो आपको क्या कह रहा था कि जी, मैं आपको तो बिल्कुल घाटे में ना फायदे में दे रहा हूँ, जितने मेरे चीज पड़ी है ना, उतने में मैंने आपको चीज दी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे करोगे। लो जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है। पहले वाले क्वेश्चन को ही थोड़ा सा मॉडिफाइड करके अगला क्वेश्चन बनाया गया है। कह रहा है जी, एक बेईमान दुकानदार अपने ग्राहक को आश्वासन देता है कि जितने की उसकी लागत है, उससे 10% अधिक ही वस्तु को वो बेच रहा है। वो सीधे सीधे साफ स्पष्ट बोल रहा है कि जितने की मेरे पास चीज है ना जी, उसने में सिर्फ मैं 10% ऐड करके आपको बेच रहा हूँ। परंतु वो 1 किलोग्राम के स्थान पे 900 ग्राम वस्तु का वजन देता है। पूरे सौदे में उसका लाभ प्रतिशत बताओ। अरे लाभ नाम प्रतिशत, नाम कमाता है, अरे लाभ कमाता है, ये गलत लिखा गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई ध्यान से, नाम की जगह लाभ कर देना, लाभ, नाम भी कमाएगा ही। देखो,
इसमें करना कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको यहाँ पे वजन का हिसाब किताब रखना है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, आप मिठाई की दुकान पे गए, आपने कहा जी सेठ जी मेरे को 1 किलो मिठाई दे दो, ठीक है। तो सेठ जी ने कहा जी 1 किलो मिठाई दे देता हूँ। आपने कहा जी ज़्यादा महंगी मत लगाना, तो सेठ जी ने कहा ज़्यादा नहीं लगा रहा भाई, मैं सिर्फ 10% कमा रहा हूँ। तो एक बात बताओ, इस 1000 का 10% कितना होगा? तो आप बोलोगे जी 1000 × 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, कितना आ गया जी 100। तो यानी वो सिर्फ 100 ही कमा रहा है, यानी कितना हो गया जी 1100 ग्राम। यानी वो आपसे कह रहा है कि मैं 10% कमा रहा हूँ। दूसरी भाषा में वो आपसे क्या कहेगा जी, मैं आपको 1 किलो दे रहा हूँ पर 1100 ग्राम के पैसे ले रहा हूँ। बात तो एक ही है। या तो वो ये कह दे कि जी मैं 10% कमा रहा हूँ, या फिर वो ये कह दे कि जी मैं 1 किलो दे रहा हूँ और पैसे ले रहा हूँ 1100 ग्राम का। समझ रहे हो बात को? यानी ये उसने जो बात कही है वो बिल्कुल ईमानदारी की बात कही कि ईमानदारी से मैं आपसे इतने इतने के पैसे ले रहा हूँ, इतने का, ठीक है। लेकिन वो हरामखोरी इतने का नहीं ले रहा, वो कर गया हरामखोरी। क्या हरामखोरी कर गया? वो ये हरामखोरी कर गया कि उसने ये वजन नहीं दिया। उसने वजन कितना दिया है जी 900 ग्राम। कितना वजन दिया है? 900 ग्राम। यानी दुकानदार की दुकान से 900 ग्राम मिठाई जैसे ही निकलेगी ना, वो पैसे कितने ग्राम का ले रहा है ग्राहक से? 1100 ग्राम का। यानी उसके घर से माल कितना गया है? 900 ग्राम, और पैसे कितने के लिए? 1100 ग्राम के। यानी प्रत्येक 900 ग्राम पे कितने ग्राम बचा रहा है वो? आप कहोगे जी 200 ग्राम। कितने ग्राम पे? प्रत्येक 900 ग्राम पे। और भाई प्रतिशत आपको निकालनी है ना, तो 100 से गुणा कर दो। ये आ गया जी 200 बटे में 9। तो 200 बटे में 9% आपका आंसर आ गया। इतने परसेंट वो क्या कमा रहा है? लाभ। फ्रैक्शन में इसको कर लो भाई, करना है तो। 9 से 9 दूनी 18, 2 20, 9 दूनी 18, 2 20, 22 सही 2/9%। एक बात बताओ, वो क्या कह रहा था मैं 10% कमा रहा हूँ, लेकिन कमाई कितने परसेंट की कर रहा है? 22 सही 2/3% की कमाई कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, है ना। ये क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है, इसका सीधा हम देखेंगे। ये जो क्वेश्चंस है ना, आप इनको मेरे जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर आपके चैनल पे एग्जाम जी पे जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट खोलिए, उसमें आपको चैप्टर वाइज जो मिला है पढ़ाया गया है उसमें देखिए, आपको सारे क्वेश्चन जो है ना वो वहाँ पे करवाए मिलेंगे। अब देखो जी अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति एक वस्तु पर 10% छूट देके 20% लाभ कमाता है। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात बताओ। ज्यादा टाइम इस पे नहीं लूंगा, सीधा मैं आपको एक चीज बता देता हूँ जी, सीपी और एमपी के बीच में रिलेशन होता है, ठीक है। क्या रिलेशन होता है, क्यों होता है, वो आपको बताएंगे जी क्लास के अंदर। बस अब इतना ही ध्यान रखना जी, 100 माइनस डिस्काउंट, और ये होता है जी 100 प्लस में प्रॉफिट। क्या होता है, क्यों होता है, वो सब बिल्कुल प्यार से और अच्छे से समझाएंगे रिलेशन में। अब देखो, 100 डिस्काउंट कितना दिया मेरे भाई? 10। प्रॉफिट कितना कमा रहा है जी? 20। जोड़ दो, कितना आ गया जी? 90। और ये आ गया जी 120। काट दो जी, 3 तिया 9 और 3 चौक 12। तो 3:4 आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। एक बेलन की त्रिज्या 150% बढ़ा दी जाती है और उसकी ऊंचाई 20% कम कर दी जाती है, तो बेलन के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ये भाई मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ कि जो आयतन जो होता है ना, आयतन, बस इस चीज को ध्यान रखना आज के लिए, तो बाकी कल देखेंगे। आयतन जो है ना, उसमें 3 टर्म यूज होती है ना, कभी भी देखोगे आयतन जो होगा वो ऐसा होगा, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और जो क्षेत्रफल जो होता है ना वो 2D का होता है, यानी चीजें जो है ना वो 2 बार गुणा गुणा होती हैं, तो वो होता है जी सेंटीमीटर स्क्वेयर। यहाँ पे कितना होता है? 3। यानी वो चीज 3 बार, कोई ना कोई चीज 3 बार मल्टीप्लाई होगी। क्षेत्रफल में ऊपर होता है जी स्क्वेयर, यानी 2 बार, यानी ये होता है जी 3D, और ये क्या होता है जी 2D। देखते हो ना, ये 2D शेप है, 3D शेप है। ये 2D 3D से कोई मतलब नहीं है, मैं जो चीज समझाना चाह रहा हूँ मैं, आप उस चीज को देखिए। जब कभी भी आयतन की बात करेगा तो आयतन जो होगा उसमें हमेशा क्या होगा? 3D शेप होगा। 3D शेप होगा यानी उसके अंदर कोई भी चीज है वो 2 बार या 3 बार यूज होगी, ठीक है। अब देखो कैसे, जैसे जो बेलन का आयतन है ना, उसमें जो त्रिज्या है वो 2 बार यूज होगी, रेडियस कितने बार यूज होगी जी? 2 बार। और हाइट कितनी बार यूज होगी जी? 1 बार, ठीक है। आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है अभी के लिए। तो सबसे पहले तो क्या करो भाई, जो परसेंटेज दे रखी है ना उसकी परसेंटेज खत्म कर लो।
तो आप कहोगे जी ये आ गया 2/3। ठीक है, अगला कह रहा है जी ऊंचाई 20%, तो प्रतिशत खत्म कर लो, ये आ गया जी 1/5। ठीक है, कुछ ज्यादा आपको करना नहीं है, सिर्फ इतना सा करना है। ध्यान से देखो क्या करना है, आपको ऐसे भगवान को याद करना है और लिखना है ना। यहाँ पे देखो कितना दिख रहा है जी 3। वो कह रहा है जी उसकी त्रिज्या जो है ना वो 3 से 2 बढ़ा दी। यानी अगर वो पहले 3 थी तो अब त्रिज्या कितनी हो गई है जी, आप बोलोगे जी 5 हो गई है। पहले कितनी थी 3, अब बढ़ा के कितनी हो गई है जी 2 बढ़ा दी है, कितनी हो गई है 5। अब आयतन का बोले तो आयतन में हमेशा त्रिज्या 2 बार लिखेंगे, तो 3 से 5। ठीक है, हो गया। और अब कह रहा है जी उसकी ऊंचाई में कमी कर दी जी, कितनी कमी कर दी जी 5 के ऊपर 1। तो पहले 5 थी, अब 1 कम करके कितनी कर दी जी 4। तो ये पहले था और ये अब है। ठीक है, क्रॉस में कुछ कटता है तो काट देना भाई। कैसे, जैसे 5 से यहाँ पे 5 कट गया, तो यहाँ पे कितना आ गया जी 9, और यहाँ पे कितना आ गया जी 20। ठीक है, 3 तिया 9, और यहाँ पे कितना आ गया जी 20। तो मैं ये कह रहा हूँ जी पहले आयतन 9 था, अब आयतन कितना हो गया जी 20। तो कितना बढ़ गया आपको वो देखना है, तो यहाँ पे कितना बढ़ गया 11, बटे में कितना हो गया 9, और मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। इसमें आंसर दिया नहीं है, वो कोई बात नहीं, नहीं दिया तो आप इसको ध्यान रखेंगे, कहीं हमने तो गलती नहीं कर दी। चलो हम देख लेते हैं। एक बेलन की त्रिज्या 150% बढ़ा दी जाती है। 150% को हम लिखेंगे 150/100। ओ यहाँ पे हमने गलती कर दी, यहाँ पे जी 50 या 150 होता है और 50 दूनी 100 होता है, उल्टा लिख दिया। एक गलती जो है ना वो आपके पूरे क्वेश्चन को बदल सकती है। देखो भाई ध्यान से देखो, बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक हो गई है। मेरे हिसाब से वीडियो काफी लंबी हो गई है। ये वीडियो में ये जो चीज लंबी हुई है ना उसी कारण ये मिस्टेक हुई है। तो चलो हम इसको देखते हैं, इसको रब कर देते हैं। रब होने में बड़ा समय ले रहा है भाई ये। चलिए कोई बात नहीं, इसको हमने यहाँ से इरेज कर दिया। कोई नहीं, अब आप इसको इतना ध्यान रखिएगा यहाँ से कि यहाँ पे जो हो रहा है ना, यहाँ पे क्या देखेंगे हम। हम्म, हमने जो मिस्टेक की है ना इस तरीके में, सिर्फ इतनी सी मिस्टेक की है क्या, कि यहाँ पे 50 या 150 होता है और 50 दूनी होता है जी 100। अरे भाई बस, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ मेरे भाई कि वो पहले 2 था, तो अब रेडियस 3 बढ़ के कितनी हो गई 5। तो आप ये कहोगे जी 2 से रेडियस कितनी हो गई है जी 5। 2 से रेडियस कितनी हो गई जी 5, और उसकी ऊंचाई 5 से घट के कितनी हो गई जी 4। अब देखो 5 से 5 घट गया जी 4 से, 2 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। तो यहाँ पे 1 से यहाँ पे कितना हो गया जी 5। तो आयतन 1 से 5 हो गया, यानी कितना बढ़ गया यहाँ पे देखो, 1 से 5 हुआ है तो कितना बढ़ा है, कोई चीज 1 थी अब 5 हो गई है, कितनी बढ़ी है, तो आप बोलोगे जी कितनी बढ़ गई है, वो चीज बढ़ेगी जी 4। कितनी बढ़ रही है वो चीज, 4 बढ़ रही है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि वो चीज कितनी बढ़ रही है, वो चीज बढ़ रही है जी 4। कहाँ गया, 4 कितने पे बढ़ रही है, तो 1 पे परसेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाई 100। ये कितना आ गया जी 400%। ये आपका आंसर है। तो दोस्तों आज हमने ये देखे कि जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एसएससी में, कुछ उनके डेमो क्वेश्चंस हमने देखे हैं। तो उन्हीं डेमो क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइव सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आगे आने वाले क्वेश्चंस का भी हम एनालिसिस डेली करते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।